मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगी नार्सिसिज्म पे, लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये ग्रीक और रोमन्स में एक मिथ है कि एक शख्स होता था नार्सिसस। वो शख्स अपने आप से बहुत प्यार करता था, यानी उसका प्यार अपने आप से इतना ज़्यादा था कि उसे कोई और नज़र नहीं आता था। बहुत सी लड़कियां उससे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन जब भी वो इजहार करती वो उनको रिजेक्ट कर देता। इसी तरह एक दफ़ा एक लड़की एको ने उससे प्यार का इजहार किया और उसने बाकियों की तरह उसको भी रिजेक्ट कर दिया। एको इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन में चली गई। उसके इस डिप्रेशन को देखते हुए नार्सिसस को बद्दुआ दी गई और एक दिन वो दरिया पे गया और उसने अपना अक्स देखा और उस अक्स से प्यार करना शुरू हो गया। उसका अपने अक्स से प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो दरिया से हटता ही नहीं था और हर वक्त अपने अक्स को देखता रहता था। इसी तरह अक्स को देखते देखते एक दिन वो दरिया में डूब गया और उसी जगह पे एक फूल खिला जिसको नार्सिसस का नाम दिया गया। नार्सिसिज्म इसी से निकला है। बेसिक आइडिया इसमें जो है वो है सेल्फ लव, यानी नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका अपने आप से प्यार इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरों को उसके मुकाबले में कुछ नहीं समझते। नार्सिसिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रैंडियोस और एक होते हैं वल्नरेबल। ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो अपने बात का इजहार दूसरों पे करते हैं, अपने इम्पोर्टेंस दूसरों के सामने शो करते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं कि वो कितने अहम है, कितने अजीम हैं। और इसी हवाले से जब वो अपनी सोच को दूसरों पे बयान करते हैं तो वो चाहते हैं कि दूसरे उनको तवज्जो दें। इसी तरह से वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी अपना लेते हैं, यानी ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हों। इसके अलावा वो डोमिनेट करना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि दूसरे जो हैं वो उनको अपने से बेहतर समझें और वो अपने आप को जब बेहतर समझते हैं तो फिर दूसरों को वो अपने से कमतर समझ रहे होते हैं। दूसरी किस्म होती है वल्नरेबल की। वल्नरेबल जो होते हैं ये खामोश तबा होते हैं, ये दूसरों के सामने अपना इजहार तो नहीं करते, लेकिन अपने अंदर ये भी अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रहे होते हैं। इनके लिए भी अपनी ज़ात बहुत अजीम होती है, लेकिन इनको जब दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनने को नहीं मिलती तो ये परेशान होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से ये एंग्शियस रहते हैं, परेशान रहते हैं और प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, और इसी तरह ये दूसरों को भी प्रॉब्लम का शिकार कर देते हैं। ये दोनों तरह के नार्सिसिस्ट जो होते हैं इनका मकसद होता है तवज्जो हासिल करना और ताकत हासिल करना, और इन दोनों के हसूल के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अक्सर इनके ऊपर मनफी साइड ज़्यादा नुमायाँ होती है, यानी अक्सर परेशान रहते हैं और गिला करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते। इसके अलावा इनके बिहेवियर्स जो होते हैं काफ़ी सेल्फिश होते हैं, यानी अपनी ज़ात को सामने रखते हुए ये हर बिहेवियर शो करते हैं। और इसके अलावा रिस्की डिसीजंस भी ले लेते हैं, यानी कई दफ़ा ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को अहम समझते हुए अपनी अहमियत को शो करने के लिए वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। अनएथिकल थॉट्स जो हैं वो भी इनके ऊपर हावी हो सकती हैं। ये लोग अपने साथी के साथ डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं और अनफेथफुल भी हो सकते हैं, और ये भी सिर्फ इस वजह से होता है कि ये अपने आप को अहमियत दे रहे होते हैं, ना कि दूसरे शख्स को। जब भी इनके अच्छे व्यू को चैलेंज किया जाता है तो ये एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ये अपने ऊपर कंट्रोल जब लूज़ कर देते हैं तो ये फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि नार्सिसिस्ट को तो किसी हद तक खुश या मुतमईन रखती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यानी इस बीमारी से बीमार इतना परेशान नहीं होता जितना कि इर्द गिर्द वाले परेशान होते हैं। नार्सिसिज्म जो है 1 से 2% लोगों में पाया जाता है और मर्दों में ये ज़्यादा नज़र आता है। अब हम बात करेंगे नार्सिसिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है।
नार्सिसिज्म की मैनेजमेंट के लिए हमें इसके तमाम ट्रेड्स को सामने रखते हुए बात करनी होती है। जैसे कि अगर हम इनके अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को देखें तो उसकी मैनेजमेंट के लिए इनको गाइड किया जा सकता है कि ये अपने आप को जब भी ऐसा पाएं कि ये दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप पे काबू करें और अपने आप को बताएं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेनिंग अगर करते रहें तो ये अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा अहमियत देने के जो इनकी आदत होती है उसको भी ये काबू कर सकते हैं। उसको काबू करने के लिए ये दिन में मुख्तलिफ़ औक़ात में दूसरों को अहमियत देने की कोशिश करें। जब वो दूसरों को अहमियत देने की कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को भी अहमियत देंगे और दूसरों को भी देंगे, एक बैलेंस क्रिएट होगा। ये पावर हासिल करने या तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इसको अगर हमने मैनेज करना है तो हमें इन्हें बताना होगा कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ फ़ायदा मंद है। इसके लिए हमें उन्हें एम्पैथी सिखानी होती है, इसलिए कि इनमें मोस्टली एम्पैथी की कमी होती है। एम्पैथी सिखाने के लिए हम उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ होते हैं उसमें हम उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह वो अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचें और फिर अमल करें। तो इस तरह से जब वो एम्पैथी सीखते हैं तो फिर वो बाय हुक और बाय क्रुक कुछ नहीं करते, बल्कि वो सही तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिज्म जेनेटिक भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है। जेनेटिक से मुराद है कि अगर वालिदैन में से कोई नार्सिसिस्ट है या दोनों हैं तो बच्चों में भी चांसेस हो सकते हैं कि वो भी नार्सिसिस्ट हों। इसके अलावा एनवायरमेंटल इस तरह से होता है कि अगर उनको माहौल ऐसा मिले कि उस माहौल की वजह से वो नार्सिसिस्ट बन जाएं। माहौल जो है वो किस तरह से असरअंदाज होता है, इसके हवाले से हम देखते हैं कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो वालिदैन कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करते हैं, बच्चों को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, उनको अपनी सोच को यूज़ करने की ना मौका देते हैं ना उनकी इजाज़त होती है, तो ऐसे लोग जो हैं उनके बच्चे फिर नार्सिसिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसे वालिदैन जो कि कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हैं उनको हम गाइड कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी सोच को बयान करने की, अपने लिए फ़ैसले लेने की, मशवरा करने की सलाहियत उनमें पैदा करें और अपने अंदर भी पैदा करें कि बच्चों को हमने ऐसी सलाहियत जब देनी है तो हमें ख़ुद अपने अंदर भी ये सलाहियत पैदा करनी है। कई वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं और उस अहमियत को देते हुए वो दूसरों को डिग्रेड कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे को कहेंगे कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम तो सबसे बेहतर हो, सारे कमतर हैं, कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, सब बिल्कुल डीवैल्यू हो चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे मुकाबले पर हो। तो ऐसे वालिदैन भी बच्चों के अंदर नार्सिसिज्म को परवान चढ़ा रहे होते हैं। नार्सिसिज्म को बढ़ाने में सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया नार्सिसिस्ट पैदा करता है, बल्कि नार्सिसिस्ट को ऐसे मौके देता है कि वो अपने नार्सिसिज्म को ताकत दे। यानी जब उनको अपनी कोई पोस्ट पे लाइक्स मिल रही होती हैं, जब उनको फॉलोइंग मिल रही होती है, तो वो उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा अजीम समझना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर नार्सिसिज्म के ट्रेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। यानी नार्सिसिज्म आम लोगों में पाया जाता है, लेकिन आम लोग जब नार्सिसिज्म को बहुत ज़्यादा उसकी एक्सट्रीम को महसूस करना शुरू हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होने लगती है, तो फिर हम उनको NPD या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डायग्नोज करते हैं और ऐसे वक्त पे फिर उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट थ्रू साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से होने की ज़रूरत होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।